Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, a warm welcome again to this channel Sajad Bhai Officials for 11th 12th boards CBSE and NEET entrance test. तो बेटे आज तक हम जो बायोमोलिक्यूल्स का पोर्शन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, उस बायोमोलिक्यूल्स के हमने आज तक 3 लेक्चर्स डिलीवर किए, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने उसी के साथ पढ़ा था अमीनो एसिड्स के बारे में तीसरे लेक्चर में। और वहाँ पे क्या हुआ था बेटे, वहाँ पे जो हमने वो वीडियो बना था उसमें कुछ थोड़ा बहुत लेग फेज आया था लास्ट पार्ट में, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स अच्छे तरीके से नहीं आया है। तो हम आज से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम जंप करेंगे सीधे प्रोटीन्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन्स आगे बनने वाले हैं माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स वो बनने ही वाले हैं फ्रॉम द माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स एंड दोज माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स और अमीनो एसिड्स। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। दैट्स classification of amino acids। मगर कौन से अमीनो एसिड्स बेटे, कौन से अमीनो एसिड्स? प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, इनकी क्लासिफिकेशन। प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, इनकी क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो किस बेसिस पे हम पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। मैंने कहा कि इनमें एक ग्रुप होता है दैट्स आर ग्रुप, जो वेरिएबल होता है, जहां पे कभी सेम ग्रुप नहीं लगता, डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं और उन्हीं ग्रुप्स के बेस पे इनका नाम पड़ता है। मतलब आर ग्रुप हमेशा हर किसी अमीनो एसिड में सेम नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा और अमीनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर भी वहीं से चेंज होता जाएगा। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। तो बच्चा इसके बेसिस पे नंबर 1 जो हमारे पास यहां पे एक अमीनो एसिड बनता है दैट्स न्यूट्रल अमीनो एसिड, दैट्स न्यूट्रल अमीनो एसिड, दैट्स न्यूट्रल अमीनो एसिड। सर क्या हुए न्यूट्रल अमीनो एसिड्स? हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स 3rd लेक्चर में देखा। हमने कहा कि जो ये एक अमीनो एसिड है, इसके सेंटर में होता है एक कार्बन, उस कार्बन की 4 वैलेंसीज के साथ 4 ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं और वो जो 4 ग्रुप्स होते हैं उनमें एक होता है अमाइन बेसिक ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिल एसिडिक ग्रुप, इसीलिए नाम पड़ा अमीनो एसिड, और एक होता है आर ग्रुप और एक होता है सिंपल सा हाइड्रोजन ग्रुप। और ये एक जनरल स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास अमीनो एसिड का। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से अमीनो एसिड्स हुए? आपको पता है अमीनो एसिड्स के अंदर एसिडिक ग्रुप भी होता है और अमीनो एसिड्स के अंदर बेसिक ग्रुप भी होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स हुए जिनमें एसिडिक ग्रुप्स का नंबर उतना ही हो जितना बेसिक ग्रुप्स का नंबर हो। आपको पता है जो बेसिक ग्रुप होगा वो पसंद करेगा H पॉजिटिव को लेना या इलेक्ट्रॉन्स को देना, H पॉजिटिव को लेना या इलेक्ट्रॉन्स को देना। मतलब मैं सीधे कहूंगा बेस जो होती है वो पसंद करती है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना और जो एसिड होता है वो पसंद करता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देता नहीं लेता है और वो H पॉजिटिव छोड़ता है। तो बेस जो है वो पसंद करती है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना और एसिड पसंद करता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना। तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, या तो मैं ऐसे कहूंगा जितने इसमें बेसिक ग्रुप्स होंगे उतने ही एसिडिक ग्रुप्स होंगे, या तो मैं ऐसे बात को दोहराऊंगा कि जितना इसका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही मैग्नीट्यूड होगा किसका? नेगेटिव चार्ज का। ओवरऑल इफेक्ट कैंसल रहेगा और ओवरऑल चार्ज यहां पे नेट चार्ज 0 होगा। इसीलिए हमने कहा न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसीलिए हमने कहा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अभी आगे आगे समझ आता जाएगा। फिलहाल आप पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें।
acidic groups is equal to basic groups. Acidic groups is equal to basic groups. Acidic groups is called basic groups. Examples are very important. Examples. Number 1, glycine. This glycine is neutral amino acid. Number 2 is valine. This also neutral amino acid. Number 3 is leucine. And number 4 is isoleucine. All those examples are neutral amino acid. मतलब इनका नेट चार्ज क्या होगा? 0. हर किसी में जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज होगा हर किसी में वो 0 होगा. हता कि आपने देखा अमाइनो एसिड्स आर ज़्विटर आयन्स, दे आर डाइपोलर आयन्स. पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है. नेट चार्ज होगा 0. अब देखिए, अगर मैं यहां से आपको ग्लाइसिन, 2 स्ट्रक्चर्स तो आपको याद रखने हैं, एक तो ग्लाइसिन का, एक तो वैलिन का. अगर मैं ग्लाइसिन देखूं, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर यहां से, चलिए भाई पहले आप ये लिखिए, हम आगे की तरफ चलेंगे. नजर रखिएगा भाई, आप नजर रखिएगा. अगर मैं ग्लाइसिन के ऊपर बात करूं, इस वाले न्यूट्रल अमीनो एसिड के ऊपर बात करूं, ये जो ग्लाइसिन होता है इसमें जो आर ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन. इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन, यहां से एक वैलेंसी पे होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, यहां से एक वैलेंसी पे होगा एमाइन ग्रुप, यहां से एक वैलेंसी पे होगा हाइड्रोजन ग्रुप, और जहां पे आर था वो आर ग्रुप यहां पे एक सिंपल सा हाइड्रोजन होगा. जरा गौर से देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल हुई हैं और आपको दिख रहा है एक साइड से कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड से एमाइन ग्रुप, और आपको यह भी दिख रहा है कि आर ग्रुप इस वक्त रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन से. आर ग्रुप यहां पे कौन सा, एक हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस नहीं, आर ग्रुप यहां पे है एक हाइड्रोजन ग्रुप. यह स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है किसी अमीनो एसिड का. ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ एक अमीनो एसिड का है, दैट इज ग्लाइसिन, और यह वाला स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट माना जाता है. इसीलिए हम ग्लाइसिन को कहते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. दिस आस्क्ड क्वेश्चन. ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का, आर ग्रुप ये है. इसीलिए चूंकि इसका जो स्ट्रक्चर है सीधा सादा है, सिंपल है, तो इसीलिए हम ग्लाइसिन को एक और नाम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट. कहते हैं जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, अब एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो लाइफ के ओरिजिन के दौरान जो सबसे पहले अमीनो एसिड इवॉल्व हुआ वो कौन था? ग्लाइसिन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा. इवॉल्व्ड फर्स्ट ड्यूरिंग origin of life. During origin of life. ठीक है भाई. सर आप क्या कह रहे हो, न्यूट्रल हमें समझाइए थोड़ा बहुत. आप देखिए, अगर ये यहां पे एक स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये एसिड है, एसिडिक ग्रुप है, ये पसंद करेगा H पॉजिटिव को देना, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज. ये बेस है, ये पसंद करेगी इस H पॉजिटिव को लेना, ये NH3 पॉजिटिव आएगा. आप देखिए, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव.
जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये ओवरऑल इफेक्ट कैंसल होगा और यहाँ पे नेट चार्ज बचेगा 0। इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाला ग्रुप एक ही है और पॉजिटिव वाला ग्रुप एक ही है। +1 मैग्नीट्यूड चार्ज, -1 मैग्नीट्यूड चार्ज, ये +1 मैग्नीट्यूड चार्जेस का इक्वल है ना, इसका भी 1 इसका भी 1, दिस इज +1 दिस -1, ओवरऑल इफेक्ट 0। तो ओवरऑल यहाँ पे नेट चार्ज जो निकलेगा 0। और अगर आप देखोगे तो ये जो ये ग्लाइसिन होगा, ये जो है ग्लाइसिन, इसका नेट चार्ज 0 होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। दिस वाज अ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में ये पॉइंट्स थे। ग्लाइसिन के बारे में पॉइंट्स थे। अब देखिए यहीं पे एक और पॉइंट हो जाए, जबरदस्त पॉइंट समझ आएगा खुद, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखिए ऑल प्रोटीन फॉर्मिंग, मैं लिखूंगा ऑल प्रोटीन फॉर्मिंग amino acids or optically active and levorotatory एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जरा पॉइंट समझाइए सर। देखिए सर, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या हुआ? एक कंपाउंड का पहले देखो, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, आइसोमरिज्म में 11th में जीओसी में पढ़ेंगे आप। एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसमें प्रेजेंट होना चाहिए एक कायरल कार्बन। और फिर आप आगे देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक कायरल कार्बन, यहां पे नजर देखिए, हम इसी रूल पे जाएंगे। ये कार्बन है, कार्बन के साथ इस वक्त 4 ग्रुप्स अटैच हैं, ये एक किस्म का, ये दूसरे किस्म का। लेकिन जो दो ग्रुप्स हैं ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, 2 ग्रुप सेम है। कार्बन पे अगर कोई भी सेम ग्रुप ना हो, कार्बन पे जो 4 ग्रुप्स अटैच हो, चारों के चारों डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। शाबाश, क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। अगर उस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट ना हो, जैसे आपको देखा यहाँ पे 2 ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, 2 ग्रुप सेम है, तो ऐसा कार्बन कायरल कार्बन नहीं कहलाता। और जब इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे, इस ग्लाइसिन को आप देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 2 ग्रुप सेम लगे हुए, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, तो ये मैं कहूंगा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव? मतलब एक प्लेन पोलराइजर लाइट, पीपीएल, जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, एक प्लेन पोलराइजर लाइट को, दिस इज प्लेन पोलराइजर लाइट, इस प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट करना, या तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड या तो टुवर्ड्स राइट साइड, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। वो प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट करते या तो बाएं की तरफ या तो दाएं की तरफ। अगर लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करेंगे तो उनको कहेंगे लीवो रोटेटरी, और अगर दाएं की तरफ रोटेट करेंगे तो उनको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो आप यहां पे देखोगे कि जो ग्लाइसिन है, पहले आपने देखा कि इसके पास कायरल कार्बन ही नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं, हालांकि होने चाहिए थे चारों डिफरेंट, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इट मीन्स ये लीवो रोटेटरी जो है, ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, प्लेन पोलराइजर लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने लिखा सारे जो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स होते वो होते ऑप्टिकली एक्टिव, एंड लीवो रोटेटरी मतलब एक्सेप्ट ग्लाइसिन, लीवो रोटेटरी वो लाइट को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब चलिए आगे भाई। चलिए भाई, सर आपने प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स के बारे में बताया,
उनके बारे में भी बताइए। ऑल नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑल नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो प्लेन पोलराइजर लाइट को लेफ्ट की जानिब रोटेट नहीं कर रहे बल्कि किसकी जानिब, राइट की जानिब रोटेट कर रहे। तो उनको हम कहते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, सारे नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक प्लेन पोलराइजर लाइट को राइट की जानिब रोटेट करते हैं, और जो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स हैं वो करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एक प्लेन पोलराइज स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट को। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे भाई। दिस वॉज अबाउट ग्लाइसिन। एलानिन के बारे में दूसरा है एलानिन। अब स्ट्रक्चर आपको आएगा, एलानिन में होता है R इज कॉल्ड CH3। इसका स्ट्रक्चर बनेगा C, R के बदले CH3। ये दो ग्रुप्स तो हमेशा होंगे, COH NH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बच्चा। चलिए भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। Now number second, acidic amino acids। नंबर सेकंड, एसिडिक अमीनो एसिड्स। सर जी क्या होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स? सो बेटे, वी वर डिस्कसिंग एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या हुए, जनरल स्ट्रक्चर आप सबको पता था, यहां पे R था, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे COOH है और यहां पे NH2 है। दिस इज बेसिक ग्रुप इन अमीनो एसिड, दिस इज एसिडिक ग्रुप इन अमीनो एसिड। जब इन एसिडिक ग्रुप्स का नंबर चला जाएगा ज्यादा, जब एक अमीनो एसिड के अंदर इन एसिडिक ग्रुप्स का नंबर चला जाएगा ज्यादा, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स। फिर से, जब एक अमीनो एसिड के अंदर इन एसिडिक ग्रुप्स का, जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हैं, इन एसिडिक ग्रुप्स का नंबर चला जाएगा ज्यादा, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ज्यादा, और उसको आप उस वक्त कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। आगे बढ़े, हम लिखेंगे एसिडिक ग्रुप्स आर ग्रेटर देन बेसिक ग्रुप्स। ऐसे अमीनो एसिड्स के अंदर एसिडिक ग्रुप्स ज्यादा होते हैं बेसिक ग्रुप्स से, इन्हीं को कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल्स ग्लूटामिक एसिड। अब आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आएगा। ग्लूटामिक एसिड मैं बस R की वैल्यू आपको दूंगा, यहां पे होगा CH2COH, ग्लूटामिक एसिड। एंड सेकेंड वन इज एस्पार्टिक एसिड, और R होगा CH2COOH। दिस इज ग्लूटामिक, दिस इज एस्पार्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम्पल्स रटना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सो एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक ग्रुप्स ग्रेटर देन बेसिक ग्रुप्स, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। चलिए आगे भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपको अभी कहा
कि अगर मेरे पास ये एक एसिडिक ग्रुप था अमीनो एसिड के अंदर जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है H पॉजिटिव को लूज करना। जब H पॉजिटिव लूज होगा, स्ट्रक्चर को खोल के आप लिखिए दैट्स OH। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसमें खिंचाव ज्यादा, इसमें खिंचाव कम। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेकर इसको छोड़ेगा एज H पॉजिटिव। तो यहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर नया बनेगा, एक आयोनाइज्ड फॉर्म स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ से निकला H पॉजिटिव। जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, मुझे बताइए ओवरऑल जो यहाँ पे आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का देखेंगे, मुझे बताइए यहाँ पे ओवरऑल जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उस पे आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और बेसिक ग्रुप एक ही है अभी। हालांकि आपको पता है, मैंने पढ़ाया है, जो बेसिक ग्रुप है ये पसंद करता है H पॉजिटिव को लेना, तो H3 और आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैंने कहा एसिडिक अमीनो एसिड्स के अंदर इन एसिडिक ग्रुप्स का नंबर चला जाता है ज्यादा, इनका नंबर चला जाता है ज्यादा। जरा गौर से मुझे बताइए, आप बताइए मुझे, अगर इनका नंबर ज्यादा जा रहा है तो कौन सा चार्ज बढ़ रहा है इन अमीनो एसिड्स के अंदर? इस ग्रुप पे चढ़ा है नेगेटिव चार्ज। एसिडिक ग्रुप पसंद करता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना, और जब नेगेटिव चार्ज इन पे आता है, जब नेगेटिव चार्ज इन पे आता है तो हमें उस वक्त मालूम होता है कि इन्होंने H पॉजिटिव रिलीज किया है। अब देखिए आप, अगर ये एसिडिक ग्रुप से हमारे पास, अगर ये एसिडिक ग्रुप से हमारे पास, तो अब आपके जहन में बात ये जहन नशी होगी कि जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे इनके अंदर जो ये ग्रुप्स होंगे, एसिडिक ग्रुप्स होंगे, इनका नंबर ज़्यादा होगा और ये पसंद करते हैं नेगेटिव चार्ज रखना। तो ऐसे अमीनो एसिड्स में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, तो ये होंगे मतलब नेगेटिवली चार्जड। एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे नेगेटिवली चार्जड। तो आप नीचे पॉइंट लिखेंगे, दे आर नेगेटिवली चार्जड। सो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं नेगेटिवली चार्जड, दे आर नेगेटिवली चार्जड। तो आप उठाइए तीसरा टाइप, that's basic amino acids, that's basic amino acids, that's basic amino acids। अगर हम बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में देखेंगे कि सर ये कौन से अमीनो एसिड्स हुए, बेसिक अमीनो एसिड्स अगर हम देखेंगे, बेसिक अमीनो एसिड्स अगर हम देखेंगे, आपको पता है अगर ये एक स्ट्रक्चर है एक अमीनो एसिड का, इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें एक अमाइन ग्रुप है, इसमें एक R ग्रुप है और इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप है। दिस अमाइन ग्रुप इज बेसिक ग्रुप, दिस इज एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। एसिडिक ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड पे आता है नेगेटिव चार्ज, बेसिक ग्रुप की वजह से आता है पॉजिटिव चार्ज। Basic amino acids are those amino acids, जिन अमीनो एसिड्स के अंदर इन बेसिक ग्रुप्स का नंबर बहुत ज्यादा चला जाएगा एज कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप्स। मतलब बेसिक अमीनो एसिड्स में बेसिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप्स, और बेसिक ग्रुप्स की वजह से आता है पॉजिटिव चार्ज। इट मींस अगर बेसिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा चला जाएगा, इट मींस इन अमीनो एसिड्स के अंदर, बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर ज्यादा डोमिनेंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसीलिए हम लिखते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्जड। आप पॉइंट नंबर 1 लिखिए पहले, बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर बेसिक ग्रुप्स ग्रेटर देन एसिडिक ग्रुप्स, बेसिक ग्रुप्स ग्रेटर देन एसिडिक ग्रुप्स। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल हिस्टिडीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसीन, हिस्टिडीन, आर्जिन, लाइसीन। सो बेटे कौन सा चार्ज पसंद करते हैं रखना?
इन पे रहता है ज्यादा पॉजिटिव, मतलब दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना अब इनमें, क्योंकि इनमें बेसिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा हो रहा है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। सो दीज वर बेसिक अमाइनो एसिड्स। आगे चले, हम आगे चले, आगे चलिए आप। दैट्स फोर्थ वन, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स। नाम ही बता रहा है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब जो वहां पे वो आर ग्रुप था वहां पे एक अब अल्कोहलिक ग्रुप आएगा। इट मीन्स ये जो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स हैं इनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स की इंट्रोडक्शन होती है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं उन आर पोजीशंस पर। आप देखो इसमें लिखिएगा, दे कंटेन हाइड्रोक्साइल, they contain hydroxyl groups, that's OH groups, वही ना अल्कोहलिक ग्रुप्स। ठीक है ना भाई। सर जी एग्जाम्पल, मेरे बेटे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट। वन इज सीरीन, ये पूछा जाता है सीरीन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पे अभी दिखाऊंगा। एंड अनदर वन इज थ्रियोनीन, सीरीन, थ्रियोनीन। सीरीन का स्ट्रक्चर देखिए बेटे, दिस इज कार्बन, दिस इज COOH कार्बोक्साइल ग्रुप, एमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन, एंड इन केस ऑफ सीरीन यहां पे जो R ग्रुप आता है वो आता है CH2OH, एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन। बहुत इंपॉर्टेंट आया है एंट्रेंस में, इसको हाईलाइट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटे। तो इट मीन्स ये जो ये वाले अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए हम इन अमाइनो एसिड्स को कहते हैं अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है बच्चा, आगे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स सल्फर कंटेनिंग, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके अंदर सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट हो, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट हो, नाम ही बता रहा है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for entrance point of view. Examples: cysteine, methionine, यूं तो जरूरी नहीं बताना, फिर भी मैं बताऊंगा। R ग्रुप यहां पे होता है CH2SH बेटे, और यहां पर जो R होता है ये होता है CH2SCH3, CH2SCH3, ठीक है ना बेटे। दीज वर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट नंबर 6, दैट्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। What do you mean by aroma? मशहूर है, हम भी पढ़ते थे तो हमें भी कहा जाता था कि एरोमेटिक सबस्टेंस ऐसे जिनसे खुशबू आती है, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री को एक रूल को फॉलो करें। आप जीओसी में पढ़ोगे एक रूल, दैट्स कॉल्ड हकल्स रूल। जो इस हकल्स रूल के सारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करे, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और यूजुअली इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको पाई वाले या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या तो 6 मिलेंगे, या तो 10 मिलेंगे, या तो 14 मिलेंगे। गरज हमें वहां नहीं जाना,
गरज हमें वहाँ नहीं जाना। तो हक्कल्स रूल को जो फॉलो करेंगे उनको हम कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर अगर हम देखेंगे, इनके अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स के अंदर जो R ग्रुप होगा वो बराबर होगा या उस पर कौन सा ग्रुप अब जुड़ेगा, एक एरोमेटिक रिंग जुड़ेगी, इसीलिए इनका नाम पड़ा एरोमेटिक अमीनो एसिड। एक एरोमेटिक रिंग जुड़ेगी और ये एरोमेटिक क्या हुए आप पढ़ोगे जीओसी में, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करोगे आप वहां पे पढ़ोगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सबस्टेंस, नेप्थालीन, ठीक है ना, एंथ्रासीन, वो आप पढ़ोगे वहां पे सारा, फ्यूरॉन। अब देखिए भाई एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम्पल्स का आना तय है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनाइल, कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन जो है, फिनाइल एलानीन एक जीन से बनता है। फिनाइल एलानीन इस अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में, दूसरे किस्म के अमीनो एसिड में, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। पढ़ेंगे 12th में आप फिनाइल एलानीन। नंबर 1 सेकंड इज टायरोसिन एंड नंबर 3rd इज ट्रिप्टोफैन। नंबर 3rd इज ट्रिप्टोफैन and number 3rd is tryptophan। चलिए भाई लिखा होगा आपने। अब चलिए, अब दीजिए आप एक नोट और नोट के अंदर पॉइंट हो जाए। अब देखिए नोट के अंदर नीचे बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत लिखिए भाई, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, दो ऐसे कंपाउंड्स, क्या इनके बारे में लिखना क्या है, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन और नॉट अमीनो एसिड्स। जहन में रखना, यूं तो हम कैटेगोराइज इन्हीं में करेंगे लेकिन ये अमीनो एसिड्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, और नॉट अमीनो एसिड्स but they are amino acids, why? देखो भाई, दिस इज NH2 जो कि एक अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस है बेसिक ग्रुप जिसको आप कहते थे अमीनो ग्रुप। एक और ग्रुप है NH, सिंपल NH ग्रुप, और इसको हम अमीनो ग्रुप नहीं, इसको हम कहते हैं इम्यूनो ग्रुप, 1 हाइड्रोजन लेस, इम्यूनो ग्रुप। और ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके अंदर अमीनो ग्रुप रिप्लेस हो जाए बाय इम्यूनो ग्रुप, ऐसे ही अमीनो एसिड्स को हमने कहा, आप ऐसे याद रख सकते हो इम्यूनो एसिड्स, वरना ये अमीनो एसिड्स नहीं रहे। दे आर डेरिवेटिव्स, अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब ऐसे अमीनो, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन और नॉट अमीनो एसिड्स, क्योंकि अब इनमें अमीनो ग्रुप नहीं है, वो रिप्लेस हुआ है बाय इम्यूनो ग्रुप, सो दे आर नॉट अमीनो एसिड्स, दे आर इम्यूनो एसिड्स। इम्यूनो एसिड्स नीचे लिखिए, अमीनो ग्रुप is replaced by amino group is replaced by amino group so called amino acids। स्क्रीनशॉट उठाइए या लिखिए आप, हम साइड में हट जाएं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोलीन के बारे में। ये जो प्रोलीन होता है या हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, मतलब ये इम्यूनो एसिड जो होते हैं,
प्रोलीन को हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम कहते हैं हेलिक्स ब्रेकर। इसको हम कहते हैं हेलिक्स ब्रेकर। सर क्यों कहते हैं हेलिक्स ब्रेकर? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं एक स्ट्रक्चर में, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। एक हेलिक्स बनाते हैं और उसमें ज्यादा स्टेबल रहते हैं। और कब बनाते हैं हेलिक्स? जब ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से अलावा कुछ और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाकी उनकी तरफ जाते हैं, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन ज्यादा बॉन्ड्स होने की वजह से ज्यादा वहां पे एनर्जी लॉस, हीट लॉस होती है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो प्रोटीन चाहते हैं एक हेलिकल स्ट्रक्चर में आना, और जो प्रोलीन है ये प्रोटीन को हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए हम कहते हैं जो प्रोलीन है ये एक हेलिक्स ब्रेकर है, मतलब ये हेलिक्स नहीं बनाता प्रोटीन्स के केस में। सो आप ये पॉइंट याद रखना, प्रोटीन इज कॉल्ड हेलिक्स ब्रेकर। हेलिक्स ब्रेकर, प्रोटीन इज कॉल्ड हेलिक्स ब्रेकर, that's it fails to form helix in proteins. It fails to form helix in proteins. It fails to form helix in proteins. This was classification number 1. This was classification number 1 on the base of R group. तो ये कंप्लीट हुआ यहां पे। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन उठाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी। कौन एमाइनो एसिड एसेंशियल हैं, कौन नॉन एसेंशियल हैं, कौन सेमी एसेंशियल हैं। सर मतलब क्या? देखिए बेटे, कुछ ऐसे एमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका हमें डाइट के जरिए से लेना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उनको खुद अंदर प्रोड्यूस करती रहती है। सो डाइट में ना हो कोई मुश्किल नहीं। सो दे आर नॉन एसेंशियल। लेने की जरूरत नहीं, डाइट में बॉडी खुद बना रही है। दोज एमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। सेकेंड कैटेगरी इज एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। एसेंशियल एमाइनो एसिड्स आर दोज एमाइनो एसिड्स which are not synthesized by our body. We must take them from diet. हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें उनको डाइट के जरिए से लेना जरूरी है, वरना डेफिशिएंसी होगी उनकी वहां पे और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस ब्लॉक हो सकते हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका लेना जरूरी है डाइट के साथ, दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड जिनका लेना नहीं, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और एक कैटेगरी होती है एक्स्ट्रा कैटेगरी, दैट इज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हुए जो बॉडी तो बनाती हैं लेकिन उतना नहीं, कम, इसीलिए उनका भी लेना डाइट के साथ जरूरी है। सो आप क्लासिफिकेशन नंबर सेकंड उठाइए, क्लासिफिकेशन नंबर सेकंड उठाइए आप। अब क्लासिफिकेशन सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस इन, ऑन द बेस ऑफ देयर सिंथेसिस इन बॉडी, ऑन द बेस ऑफ देयर सिंथेसिस इन बॉडी, ऑन द बेस ऑफ देयर सिंथेसिस इन बॉडी। सो इस बेस पे नंबर 1 सबसे पहले हम उठाएंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, बेटा एग्जांपल्स रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स रखना। मतलब synthesized by our body, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, नॉट टू बी, डाइट के साथ लेने की जरूरत नहीं है, not to be taken from diet, not to be taken from diet। Examples बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस निकल आएंगे, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। कौन से यहां पे एग्जाम्पल होंगे 4, और बताया जाएगा ये अमाइनो, कौन सा अमाइनो एसिड इसमें ऐसा है जो नॉन एसेंशियल है, या कौन सा ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो हम लिखेंगे सिस्टीन, एलेनिन,
प्रोलीन, टायरोसिन, एस्पार्जीन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन। ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनका डाइट के जरिए से लेना जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो आप स्क्रीनशॉट उठाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मिटाए, चलिए भाई। नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट नंबर 2 दैट सबको पता है। हाँ बोलिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अभी मैंने बताया पॉइंट नंबर 1, अभी मैंने बताया क्या बताया? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बनाती, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। सो क्या डाइट के साथ लेंगे? हाँ जरूरी लेना है, लेना पड़ेगा। synthesized, must to be taken with, must to be taken from diet, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप बस इनके एग्जाम्पल्स याद रखिए, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी सारा आपको जो वहां पे क्लास बचा खुद याद रहेगा। सर एग्जाम्पल्स, नंबर 1 मिथाइनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, फिनाइल एलानीन, मिथाइनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, फिनाइल एलानीन। ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। एक और इंपॉर्टेंट बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, ये जो मिथाइनिन है ना, जो दाल वगैरह आप लेते हो, इनमें ये बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। मिथाइनिन लैक्स, मतलब इसकी मिकदार कम होती है, लैक्स इन बीन्स, मिथाइनिन लैक्स इन बीन्स या पल्सेस कहिए, और ये जो आपके पास लाइसीन बचा, ये सीरियल्स में कम पाया जाता है। लाइसीन लैक्स इन सीरियल्स। बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा यहां पे। सो दीज वायर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब चलिए लास्ट क्लास पे यहीं से सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स।
semi-essential amino acids. Semi-essential amino acids. Semi-essential amino acids. Semi-essential amino acids बनाती है बॉडी बट इन इनसफिशिएंट अमाउंट, सो डाइट के साथ लेना पड़ेगा. synthesized by our body but in insufficient amount, so to be taken with diet. सो डाइट के साथ तो लेना पड़ेगा बेटा, आपको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी पहले ही कम है. मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन तो ऑलरेडी वहां है. तो एग्जाम्पल्स पे हम जाएं. सर कौन कौन है इसमें? आपके पास है हिस्टिडीन, आपके पास है हिस्टिडीन, आपके पास है हिस्टिडीन, आपके पास है आर्जिनिन, आपके पास है हिस्टिडीन, आपके पास है आर्जिनिन. बोथ ऑफ दीज आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. चलिए भाई, चलिए आगे. बेटे नोट में कुछ पॉइंट्स लिखिए, ऐड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लिखिए पहले 10 अमीनो एसिड्स विच आर बहुत जरूरी, विच आर एसेंशियल. ऐसे 10 अमीनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं किन में? विच आर एसेंशियल इन चिल्ड्रन. मतलब चिल्ड्रन की बॉडी उनको नहीं बना पाती. 10 अमीनो एसिड्स आते हैं. सर कौन कौन से? आप लिखिए. आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथाइनिन, ट्रिप्टोफैन, phenylalanine, and last one is phenylalanine, and last one is threonine. ये 10 अमीनो एसिड्स बहुत जरूरी हैं एक चिल्ड्रन को डाइट के साथ देना, क्योंकि उसकी बॉडी इनको नहीं बनाती. दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन. अगर अब हम देखेंगे बच्चा एडल्ट्स में बस 8 अमीनो एसिड्स, हम एडल्ट्स में बस 8 अमीनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल. 8 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल इन एडल्ट्स. तो कौन कौन सा ऐसा अमीनो एसिड इन 10 में, कौन कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो फिर हम में एसेंशियल नहीं रहता? नंबर 1 इज वही जो मैंने अभी कहा, अभी हमने पढ़ा सेमी एसेंशियल, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन. शाबाश. इसी तरह से अगर हम देखेंगे इन अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स में हमें छोड़कर, इन अदर एनिमल्स only 7 amino acids are
ओनली 7 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल। बेटे बस 7 अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल। सर किस किस के बगैर, फिर कौन कौन सा इन 10 में नहीं है? एक तो बेटे आर्जिनिन, बेटे हिस्टिडीन, और एक है दैट्स जो उनमें एसेंशियल नहीं पाया जाता, दैट्स थ्रियोनिन। दैट्स बेटे थ्रियोनिन, दैट्स बेटे थ्रियोनिन। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे। चलिए बेटे आगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, हम आगे की तरफ चलेंगे, मेहनत करते रहेंगे और अपने मुस्तकबिल तक पहुंचेंगे और उसको हासिल करेंगे और एक अच्छे से डॉक्टर बनेंगे। अब चलिए बेटा, दीजिए हेडिंग, लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर 1, जो हमारे पास होता है ग्लाइसिन, जो हमारे पास होता है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये ज़रूरी होता है। आपको पता है अगर हम आरबीसी देखो कि आरबीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट है, दैट्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के 2 हिस्से होते हैं, वन इज हीम, वन इज ग्लोबिन पार्ट, वन इज हीम, वन इज ग्लोबिन पार्ट। हीम में आता है आपका आयरन और ग्लोबिन पार्ट जो है पार्ट है दैट्स प्रोटीनेशियस चेन्स इसमें आते हैं, प्रोटीन पार्ट। अगर हम देखेंगे कि जो ये हमारे पास आरबीसी में हीमोग्लोबिन पार्ट है और इस पार्ट का जो हमारे पास ये हीम पार्ट है जिसमें आयरन आता है, इसके बगैर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा। तो अगर ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से क्या होगा, एक ग्लाइसिन ज़रूरत पड़ता है हीम बनाने के लिए। अगर ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी हुई, हीम कम बनेगा और आरबीसीज डिफेक्टिव होंगी। और जब आरबीसीज का नंबर, आरबीसीज जो अच्छी आरबीसीज थी, जब उनका नंबर कम हो जाएगा, जब आरबीसीज डिफेक्टिव बनेगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कमी होगी। इसी को हम कहते हैं एनीमिया, इसी को हम कहते हैं एनीमिया। सो ग्लाइसिन, पॉइंट नंबर 1, ग्लाइसिन फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइसिन फॉर्म्स हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट, deficiency of glycine leads to anemia, screenshot ली। नंबर 2, टायरोसिन। टायरोसिन, अगर हम देखेंगे टायरोसिन को तो ये हमें मदद करता है इपिनेफ्रिन बनाने में। इपिनेफ्रिन जिसको आप एड्रेनालिन भी कहते हो, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनालिन भी कहते हो। टायरोसिन is important for the synthesis of epinephrine, norepinephrine, dopamine, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जिनको हम मिलाकर कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन, फ्राइट, फ्लाइट, फाइट। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, यूजुअली हम कहते हैं जब कोई फाइट हो, कोई सीरियस कंडीशन हो, उसके वक्त ये रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से जो किडनी के ऊपर होता है, सुप्रारेनल ग्लैंड, डोपामीन। इन तीनों को हम मिलाकर कहते हैं
कैटेकोल एमाइनस, कैटेकोल एमाइनस मतलब ये तीनों के तीनों में होते हैं एक बेसिक सी रिंग जिसको हम कहते हैं कैटेकोल रिंग, या उसको हम कहते हैं फायोहाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल रिंग। सो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन टायरोसिन से बने हैं, टायरोसिन से बने हैं। आप अगर देखोगे T3 T4 जो कि दोनों कौन से हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स। T3 T4 थायराइड हार्मोन्स ये भी बनते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट। T3 T4 थायराइड हार्मोन्स ये भी बनते हैं इनसे। और T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन। T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन। ताकि अगर हम देखेंगे ज़्यादा T3 होता है 4 टाइम्स मोर एक्टिव दैन T4, एंड T4 हमें एक और चीज़ में मदद करता है, यहीं पे उसको भी लिखिए, दैट्स मेटामॉर्फोसिस एक लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करता है। और थायरोक्सिन से होती है ब्रेन डेवलपमेंट, थायरोक्सिन की वजह से होती है ब्रेन डेवलपमेंट। इससे आपका सोडियम पोटेशियम ATPase पंप अच्छे से वर्क करता है। इससे आपकी बॉडी में BMR मेंटेन रहता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आपकी हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर और जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके बाद और इसके अलावा ये मदद करता है मेलानिन स्किन पिगमेंट बनाने में, मेलानिन स्किन पिगमेंट बनाने, जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, मेलानिन स्किन पिगमेंट बनाने में। another one tryptophan, another one is tryptophan, another one is tryptophan, another one is tryptophan। ट्रिप्टोफैन से आप देखोगे, ट्रिप्टोफैन से इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन, जिसको आप कहते हो स्लीपिंग हार्मोन, जिसकी वजह से नींद आती है। स्लीपिंग हार्मोन निकलता है पाइनियल ग्लैंड से, इसमें मदद करता है ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन में। और ट्रिप्टोफैन मदद करता है सेरोटोनिन के बनने में, सेरोटोनिन एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर, इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे। और सेरोटोनिन का अगर आप देखोगे एक और नाम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, एंटी डिप्रेसेंट हैं। अगर ज़्यादा लेवल्स हो बॉडी में तो डिप्रेशन ज़्यादा फील नहीं होता, इसी की लेवल जब कम होती है बॉडी में दैट लीड्स टू डिप्रेशन। सेरोटोनिन एंड ट्रिप्टोफैन मदद करता है नियासिन बनाने में। नियासिन इज विटामिन B3, इस सिंथेसिस में मदद करता है, नियासिन बनाने में मदद करता है। और अगर हम देखेंगे ऑक्सिन, कौन सा ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये बनाने में भी मदद करता है हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। सो ये ऑक्सिन को भी बनाता है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो ये ट्रिप्टोफैन है, ये हमारे पास एक प्लांट हार्मोन ऑक्सिन बनाता है, और यहाँ पे लगते हैं हमारे पास जिंक डाइवेलेंट आयन। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा ये जो अमाइनो एसिड का टॉपिक है कंप्लीट हुआ। तो दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।